नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सिटी में। आज के इस वीडियो में जूनियर शिक्षक भर्ती का मॉडल पेपर कराने जा रहे हैं, जो पूरे 150 प्रश्नों का होगा, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान और 100 प्रश्न हिंदी के होंगे। तो ऐसे ही जूनियर शिक्षक भर्ती का पेपर आप सबको देखने के लिए मिलने वाला है, जैसा कि हमारे द्वारा मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो इस मॉडल पेपर को आप लोग शेयर भी करते रहें उन अभ्यर्थियों के पास जो भी जूनियर शिक्षक भर्ती का पेपर की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई मॉडल पेपर डाल चुके हैं जो 150 प्रश्नों का है, उसको भी अभी लोग ना देखे हों तो आप लोग देख लीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सबको तुरंत मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान का देखते हैं और उसके बाद 100 प्रश्न हिंदी का देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है, ये आप सबको बताना है। तो ग्रीन हाउस गैस और स्रोत, कार्बन डाइऑक्साइड, थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑटोमोबाइल, ये गलत है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये फ्रिज और एसी से निकलता है, ना कि ऑटोमोबाइल से, तो ये गलत है। तो गलत का ही चयन करना, यानी हमारा विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। सबके लिए सतत ऊर्जा का दशक पहल क्या है, यानी सबके लिए सतत ऊर्जा का दशक ये क्या है आपको बताना है, या किसके द्वारा सही किया गया ये बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये शुरू किया गया है और ये दशक जो है ये 2014 से लेकर के 2024 तक चलेगा। तो सतत विकास ऊर्जा के लिए एक दशक बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है यही बताना है। तो देख सकते हैं एक तरफ प्रदूषक है और एक तरफ होने वाली बीमारी है, तो आप सबको बताना है। तो पारा से मिनीमाता बीमारी होती है, सही है। कैडमियम से इटाई बीमारी होती है। नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। लेकिन फ्लोराइड जो आयन होता है ये अपच बीमारी नहीं होती है, ये होता है दांतों का क्षरण। क्या होता है? दांतों का क्षरण होता है। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है 0.03%। ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता मानी जाती है। अगला प्रश्न है, फिर सुमेलित नहीं है, उसी को बताना है। सुमेलित वाले प्रश्न ज़्यादा आते हैं, इसलिए आज के इस मॉडल पेपर में हमने 7-8 प्रश्न सुमेलित से लिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, बिल्कुल सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो तंबाकू निषेध दिवस है ये 31 मई को मनाया जाता है और ओजोन परत क्षरण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो यही हमारा गलत है और गलत का ही चयन करना है, तो हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। जैव विविधता का अधिकतम संकट किससे है? तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से है ये जैव विविधता का संकट। अगला है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं ये बताना है। तो प्रकाश वोल्टीय सेल सौर सेल होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। अगला प्रश्न है, यहाँ आप देख सकते हैं इसको मिलान करना है और इस हिसाब से यहाँ विकल्प दिया हुआ है, उसका चयन करना है। तो आप सबके सामने ये आ जाता है खेती और उसके सामने नाम। तो कौन सा खेती किसके लिए जाना जाता है ये आपको बताना है। तो जो बीटी कल्चर है वह अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है, बीटी कल्चर। वहीं बेजी कल्चर जो है ये किस खेती के लिए जाना जाता है? तो वृक्षों की खेती के लिए जाना जाता है। वहीं पीसी कल्चर मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है, यानी मछली पालन हो गया। तो बचा एक ओलेरी कल्चर, ये सब्जी खेती के लिए हो गया। तो आप सबका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यानी पहले का चौथा किसी विकल्प में है, 2 विकल्प में मिल रहा है, और दूसरे का तीसरा। दूसरे में तीसरा कौन मिल रहा है? यही एक ही विकल्प मिल रहा है, बी।
तो बी विकल्प हमारा सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, ये बताना है। विटामिन ई का स्रोत तो गेहूँ अंकुर का तेल, अंकुरित गेहूँ और अंकुर का तेल ये विटामिन ई का स्रोत माना जाता है। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि क्विनोन का निर्माण किया जाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया होगा, आप लोग जानते भी होंगे इसको। सिनकोना की छाल मलेरिया की दवा है, आप लोग जानते होंगे। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। अगला प्रश्न है, यहाँ भी सुमेलित वाला प्रश्न है, तो कौन सा गलत ये बताना है। थायमीन बेरी बेरी रोग होता है, एस्कर्बिक अम्ल स्कर्बी होता है, और विटामिन ए जो होता है ये वर्णदानधता नहीं होता बल्कि रतौंधी होती है। क्या होती है? रतौंधी होती है, तो ये ध्यान में रखना है, रतौंधी। विटामिन के से रक्त का जमना ये भी सही है, लेकिन विटामिन ए जो होता है वो रतौंधी होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध है करने की अधिकृत है, तो इसका राइट आंसर है राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है, यानी कौन से अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्जरा अभिलेख में अशोक के नामोल्लेख का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का अपर रूप नहीं है, तो कार्बन का अपर रूप कोयला भी है, हीरा भी है और लीखिज भी है, यानी ग्रेफाइट भी है, जबकि ये ग्रेफीन जो है ये कार्बन का अपर रूप नहीं माना जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करें तो कागज़ निर्माण में कच्चे माल का विर्गोधन किसके प्रयोग से किया जाता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आप सबके चारों विकल्पों में से एक आंसर सही है, जो है विरंजक चूड़। विरंजक चूड़ इसका आंसर सही है। अब बताना है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रेणी राज्यों की उनकी कुल आबादी के घटते क्रम में सही है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार बताना है, सही क्रम लगाना है। तो केरल, झारखंड, असम, पंजाब, यही हमारा सही क्रम बैठ रहा है, यही सही है। अगले प्रश्न की बात करें डोलोमाइट चूर्ण का प्रयोग कुछ कृषि भूमियों में किया जाता है, इसके लिए क्या उद्देश्य है, यानी डोलोमाइट का जो प्रयोग किया जाता है कृषि भूमि में, इसका उपयोग क्या है। तो मृदा के पीएच मान को बढ़ाना है। मृदा के पीएच मान को बढ़ाने के लिए डोलोमाइट चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होती है। तो फ्लोराइड की कमी से अभी ऊपर आप लोग ने देखा होगा कि दांत के क्षरण से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है दांत का क्षरण। दांत के क्षरण से संबंधित है फ्लोराइड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उर्वरकों में से किस एक का अत्यधिक उपयोग भौम जल एवं अविषालु पदार्थ की उपस्थिति के कारण जिम्मेदार हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आप सबके सामने है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है रोजगार के कालास्की सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार की व्यवस्था से विचलन किस प्रकार के होते हैं, आप सबको बताना है। तो विचलन जो होते हैं ये आप सबको बताना है कि किस प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति में पूर्ण रूप से अस्थायी। प्रकृति में पूर्ण रूप से अस्थायी होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों में कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है। तो सब लोग जानते हैं, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, लिथियम जो होता है ये ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है पूंजी सघनीकरण क्या उल्लिखित करता है। पूंजी सघनीकरण क्या उल्लिखित करता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है बढ़ रही पूंजीवाद अनुपात। बढ़ रही पूंजीवाद अनुपात बताता है भारत के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है यदि भारत के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा हो। किसकी सुरक्षा से ये आपातकाल लगाया जा सकता है? युद्ध से, विदेशी आक्रमण से और सशस्त्र बगावत से और आंतरिक उपद्रव से। तो इनमें से ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है।
1, 2, 3 सही है, अर्थात विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 352 कब प्रयोग किया जाता है? जब हमारे देश में युद्ध का खतरा हो, विदेशी आक्रमण हो या सशस्त्र बगावत हो, तो उस समय अनुच्छेद 352 लगा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका राइट आंसर है। भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्र की प्रतीक्षा करना और प्रतिरक्षा करना, अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ये सब है। लेकिन जो है ये ग्राम एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, ये भारत के संविधान के प्रावधानों में मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं है। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने है, जम्मू कश्मीर का और राइफल क्या है? जम्मू और कश्मीर राइफल्स क्या है? तो ये भारतीय सेना की एक पैदल रेजिमेंट है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रतिरक्षा प्रक्षेपास्त्र प्रणाली नहीं है? तो जान सकते हैं आकाश भी है, त्रिशूल भी है और अस्त्र भी है, लेकिन टाडा जो है ये प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाडा। अगला प्रश्न है, सूची ए से सूची बी को मिलान करना है। रेल मंडल दिया है और मुख्यालय दिया है, तो सबको आपको मिलान करके बताना है कि ये कौन सा सही है। तो आपको यदि मुख्यालय पता है तो आप बता सकते हैं। उत्तर पूर्वी रेल का मुख्यालय आप लोग जानते हैं गोरखपुर है। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर है और दक्षिण मध्य रेलवे का बिलासपुर है और दक्षिण पूर्वी रेलवे का कोलकाता है। तो इस हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प आप सबके सामने है। तो पहले का 4 नंबर सही है और दूसरे का 3 नंबर सही है, यानी विकल्प नंबर हमारे पास डी आ जा रहा है। तो हमारा विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, क्योंकि पहले का 4 दूसरे का 3 केवल इसी में मिल रहा है, तो यही हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सा नदी ये ऐसा है जो गंगा की सहायक नदी है? सोन नदी भी सहायक है, महानंदा भी सहायक है, शारदा भी सहायक है, जबकि जो तीस्ता है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने है, पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, सही है। मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, सही है। वायुमंडल का न्यूनतम तापमान मध्यमंडल के ऊपरी भाग में दर्ज किया जाता है, सही है। क्षोभ सीमा एक समतापी क्षेत्र है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है सभी। विकल्प नंबर सही हो जाएगा क्योंकि चारों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झीलों का जोड़ा सू नहर को जोड़ता है? तो ये सू नहर को जो जोड़ता है, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील जो है ये सू नहर को जोड़ता है। एक बार फिर से सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना आप लोग देख पाएंगे। तो एक स्थान लिखा हुआ और उद्योग लिखा हुआ। तो बोगाई गांव जो है ये कौन सा स्थान है? तो यहाँ होता है शैल रसायन, पेट्रोकेमिकल बनाया जाता है यहाँ। और कोरापुट जो है ये वायुयान के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग जान ही सकते हैं। पिंजौर जो है ये मशीनी औजार के लिए जाना जाता है और सिरपुर कागज़ के लिए जाना जाता है। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। यहाँ आप देखें तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहले का 4 और दूसरे का 3। पहले का 4 और दूसरे का 3 किस में मिल रहा है? तो ये विकल्प नंबर बी में मिल रहा है। उसके बाद तीसरे का दूसरा यहाँ मिल रहा है, तो यही विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रव और गैसों में कभी भी क्या हो सकता है? आप सबको बताना है। प्रतिचुंबकीय गैस गुण नहीं होते हैं, अनुचुंबकीय गुण नहीं होते हैं, लौह चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। द्रव और गैस में लौह कहाँ से आ जाएगा? तो यही गलत हो गया। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण, यह कथन संभव है यदि प्रकाश के लिए संचरण का माध्यम हो, कैसा हो प्रकाश का संचरण माध्यम? समांगी और पारदर्शी हो, तो ये संचरण संभव है। अगला प्रश्न आप सबके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है?
तो इसका राइट आंसर है डांगर बैंक, जो है यूनाइटेड किंग के इंग्लैंड के पास लाल सागर पड़ता है, वहाँ मत्स्य पालन की ये अच्छा बैंक है, डांगर बैंक। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने है, फिर सूची और मिलान करना है। जल डमरू मध्य आस आपके सामने आ जाता है, इसी का मिलान करना है। तो ये जो होरमुज जल डमरू मध्य है ये फारस की खाड़ी में है, फारस की खाड़ी में होता है। बाब एल मंदेब जल डमरू मध्य जो होता है ये लाल सागर में है। उसके बाद मलक्का बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं, अंडमान सागर में है। और सुंजा जल डमरू मध्य ये जावा सागर में है। तो इस हिसाब से आप सबके सामने ये आ जाता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा, यानी विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा डी विकल्प आप सबके सामने सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, फिर से सूची को मिलान करना है। तो यहाँ विद्युत संयंत्र और राज्य दिया हुआ है आप सबके सामने। सतपुड़ा जो है मध्य प्रदेश में है, तो सतपुड़ा मध्य प्रदेश के लिए सही हो जाता है। ध्रुववरण गुजरात में पड़ता है, ध्रुववरण कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। टकनपुर आप लोग जान पाते हैं कि ये उत्तराखंड में है, और दभोल जो है महाराष्ट्र में है। तो इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा विकल्प नंबर ए। आप लोग देख सकते हैं चौथे, पहले का चौथा, दूसरे का बी, तीसरे का सी और डी का 1। तो इस हिसाब से हमारा पहला विकल्प सही हो जा रहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न फिर से मिलान करने वाला आ गया, और 38 नंबर का जो प्रश्न है ये भी मिलान का ही है। बहुत ही मिलान का प्रश्न आज शामिल किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये महासागरीय जलधारा से संबंधित है। तो जो है आपका अगुलहास धारा ये दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है, अगुलहास धारा जो है ये दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है। हम्बोल्ट धारा पेरू में पड़ता है। लेब्राडोर धारा ये जो है कनाडा में है, और फॉकलैंड धारा ये अर्जेंटीना में है। तो इस हिसाब से जो हमारा विकल्प है वो कौन सा सही हो जाएगा, पहले का दूसरा। पहले का दूसरा एक ही विकल्प में दिखाई दे रहा है, जो हमारा डी विकल्प है। तो हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। एक बार हम इसको और देख लेते हैं कि अगुलहास जो जलधारा है वो कहाँ से जाता है, तो दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है। हम्बोल्ट जलधारा पेरू में पड़ता है, लेब्राडोर कनाडा में, और फॉकलैंड जलधारा ये अर्जेंटीना में पड़ता है। तो इस हिसाब से हमारा ये विकल्प सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो ये आ गया करंट अफेयर्स का प्रश्न आप सबके सामने है। 24 फरवरी 2021 को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मामलों पर संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNFPA ने किसे अपना सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर आप सबके सामने है, नतालिया वोदियानोवा, इनको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न ये भी करंट अफेयर से संबंधित है। फरवरी 2021 में किसी देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के सबसे पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर है तमीम इकबाल। तमीम इकबाल जो है ये तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं। क्रिकेट से संबंधित ये प्रश्न था। अगला प्रश्न है 41 नंबर का। 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया है, इसे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक उत्तर जो है आपके प्रश्न में भी छिपा हुआ है कि ये जो है भ्रष्टाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। अब क्या क्या इसमें है, इस वर्ष सूचकांक में कुल 180 देशों का रैंकिंग हुआ। तो कुल कितने देश थे, 180 देश थे, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष पे थे, ये भी सही है। सूचकांक में भारत 86वें नंबर पर था, ये भी सही है। इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी विकल्प सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संख्या युग्मों को चुनिए। संख्या युग्मों को चुनना है 77, जिस प्रकार से 84 से संबंधित है तो उसी प्रकार से 121 किससे संबंधित होगा। तो आप देख सकते हैं 11 सते 77, और फिर 11 प्लस 1 हो गया 12, तो 12 गुणे 7 12 सते 84। तो उसी प्रकार आप सबको ये करना है, 11 गुणे 11 हो गया 121, तो 11 में 1 जोड़ेंगे हो गया 12, 12 गुणे 11 बराबर हो जाएगा 132। 132 ये विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा 132। यदि पुलिस को किसी
शिक्षक कहा जाए, यानी पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अपराधियों को पुलिस पकड़ेगा ना। तो पुलिस किसको समझा जा रहा है? शिक्षक को। यानी इस समय अपराधी को कौन पकड़ेगा? शिक्षक पकड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक। अगला प्रश्न है रीजनिंग का, ये भी है, विषम युग्म का चयन करना है। तो इसमें से बताना है विषम कौन है। तो 17 × 5 = 85 और 17 आप देख सकते हैं 17 × 8 = 136 होता है। फिर 17 × 34 17 × 5 = 85, फिर 17 × 6 = 102 और 17 × 8 = 153। लेकिन 17 का ये टेबल इसमें नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है। तो यहाँ आप देखें कि जी को क्या लिखा गया है? एच। जी के बाद एच, उसके बाद ओ के बाद एन। तो आप लोगों को ये सामने देखने के लिए मिल जाएगा। जी के बाद एच आता है, एक प्लस हुआ, उसके बाद एन के बाद ओ आता है, यानी एक माइनस हुआ, ओ के बाद एन यानी एक माइनस, फिर ओ के बाद पी आ गया, एक प्लस, यानी एक प्लस एक माइनस की प्रक्रिया आप सबके सामने चल रही है। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा ये बताना है। तो एक प्लस एक माइनस, तो इसमें भी आप सब एक प्लस करेंगे एक माइनस करेंगे। तो जी में एक प्लस करेंगे तो एच ही आएगा, और अब आर में एक माइनस करेंगे तो क्यू आएगा, क्योंकि क्यू के बाद आर आता है। तो आर में एक माइनस करेंगे क्यू, और उसके बाद ई के एफ में प्लस करेंगे तो एफ आएगा, फिर ए में एक माइनस करेंगे जेड आएगा, फिर टी में एक जोड़ेंगे यू आएगा। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, बस यही प्रक्रिया अपनाना है। अगला प्रश्न है अर्णव का जन्मदिन आप लोग देखें तो 14 मार्च को था। यदि प्रणय का जन्म 13 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष प्रणय का जिन सप्ताह में किस दिन हुआ था? आप लोग को बताना है कि ये जन्मदिन कब हुआ था, उसका किस दिन पर हुआ था, ये बता। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। 14 मार्च, मार्च में 31 दिन होता है, तो 31 - 14 घटा देंगे तो कितना आएगा? 17 आ जाएगा, क्योंकि 7 4 11 होता है। 17 दिन मार्च में हो गए, और 17 में अगर जो अब 3 से 14 मतलब 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, यानी शेषफल मार्च में 3 बचा है। प्लस मार्च के बाद आपका अप्रैल आता है, अप्रैल में 2 शेष बचा, फिर मई में 3 शेष बचता है, फिर जून में 2 शेष बचेगा, जुलाई में 3 शेष बचेगा, और उसके बाद अगस्त में भी 3 शेष बचेगा। उसके बाद फिर 13 दिन इसको ले लेते हैं। अब ये आप लोग कैसे समझेंगे? जो 30 का महीना होता है, 7 चौक 28, 2 दिन शेष बचता है तो उसमें 3, और जो 31 का होता है उसमें 3 शेष बचता है। तो 3 2 5 और फिर 2 7, ये कट गया, और 3 3 6 और 6 और 3 9 हो गया, और 9 इसमें जोड़े तो कितना हो जाएगा? ये 13 9 22 हो गया, और 22 में आप लोग भाग देंगे 7 से तो 1 शेष बचेगा। शेषफल 1 बचा, तो शेषफल 1 इसमें हम जोड़ देंगे। देखिए मंगलवार था तो यहाँ बुधवार हो जाएगा, तो बुधवार इसका राइट आंसर हो गया। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि मार्च में 17 बचा, उसके बाद अप्रैल 30 का होता 30, फिर जितना जो महीना होता है उसके बाद लिखते चले जाइए, टोटल करके 7 से भाग कर दीजिए, 1 शेषफल आएगा, 1 मंगलवार में जोड़ दीजिए, बुध आपका सही हो जाएगा। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना। तो यहाँ लिखा हुआ यदि बीते हुए कल के पहले 3 दिन बुधवार था, तो बुधवार में 3 दिन घटाएंगे, शनिवार आएगा, और शनिवार के बाद वाला दिन कौन सा होगा? आप लोग जानते हैं रविवार होगा। रविवार यहाँ दिया नहीं है, तो आप सबके सामने विकल्प आगामी जो है वो रविवार के 3 दिन बाद पूछ रहा है। तो सोमवार मंगलवार, तीसरा दिन क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुधवार। तो बुधवार हो जाएगा, यानी इस विकल्प नहीं, यहाँ बुधवार हो जाएगा। तो 47 नंबर का प्रश्न है, बुधवार आप सबके सामने आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है बुधवार। तो अगला प्रश्न है आप सबके सामने, वक्तव्य दिया हुआ है चलती बस से उतरना जोखिमपूर्ण है। निष्कर्ष है जो लोग चलती बस से
उतरते हैं वे जख्मी होने का जोखिम उठाते हैं। तो ये आपके सामने आ जाता है निष्कर्ष। तो यहाँ आप देखें तो लिखा हुआ निष्कर्ष में सामान्यतः जो लोग जख्मी होने का है उन्हें उठाना चाहते हैं, नहीं। तो यहाँ देखिए विकल्प ये है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है, निष्कर्ष दो निकलता है, निष्कर्ष एक दो दोनों निकलता है, ना तो एक ना तो दो। तो यही निष्कर्ष एक निकलता है कि चलते ही बस से उतरना जोखिमपूर्ण है, क्योंकि अगर जो उतरेंगे तो गिरेंगे, जोखिमपूर्ण है। तो यही सही है। अगला है सबसे उचित वैकल्पिक निष्कर्ष चुनिए। सभी प्रोफेसर विद्वान हैं। विद्वान लोग सदैव सज्जन होते हैं। सभी प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति हैं। तो कौन सा निष्कर्ष निकलता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्कर्ष सत्य है। निष्कर्ष सत्य है क्योंकि सभी प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति होते हैं। यहाँ लिखा भी है सभी प्रोफेसर विद्वान होते हैं, विद्वान लोग सदैव सज्जन होते हैं। तो इसका निष्कर्ष एक निकलता सही है। अगला प्रश्न है 16 फरवरी 2021 को किस मंत्रालय द्वारा छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर है रक्षा मंत्रालय द्वारा ये छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्री कौन है। तो राजनाथ सिंह आप सबके रक्षा मंत्री हैं। तो ये 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान का था। ये 50 प्रश्न कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो का हिंदी का पहला प्रश्न है, हिंदी कहानी का विकास कब माना जाता है। हिंदी कहानी का विकास कब से माना जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है 1900 ईस्वी से हिंदी कहानी का विकास माना जाता है। और इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है ये बताना है। विकास तो 1900 ईस्वी में है, लेकिन हिंदी की पहली कहानी माना किस कहानी को जाता है। तो इसका राइट आंसर है इंदुमती कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। अब अगला प्रश्न है इंदुमती जो कहानी है ये पहली कहानी है, लेकिन इसको किस लेखक ने माना है या इसके लेखक कौन है पहले ये बताइए। उसके बाद ये पूछा जाएगा कि इसके आलोचक इंदुमती कहानी के कौन माना है। तो इंदुमती कहानी के जो लेखक हैं ये किशोरी लाल गोस्वामी हैं। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। और इंदुमती जो कहानी है इसको पहली कहानी किसके द्वारा माना गया है। तो इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना गया है कि इंदुमती ये पहली कहानी है। अब इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब किया गया था। तो इंदुमती का पहली बार सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन ये किया गया था 1900 ईस्वी में। कब किया गया था 1900 ईस्वी में किया गया था। शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है। तो इसका राइट आंसर है इंदुमती। इंदुमती कहानी जो है इसको शिवदान सिंह चौहान ने शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है। कहानी 11 वर्ष का समय लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न आप सबके सामने है प्लेग की चुड़ैल। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक माने जाते हैं। राधिका रमण प्रसाद सिंह कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो ये आप सबके सामने बताना है। तो इंदु पत्रिका में ये कहानी आपकी प्रकाशित हुई थी कानों में कंगना। लेखक कौन है राधिका रमण प्रसाद। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई इंदु पत्रिका में। अगला प्रश्न है प्रसाद जी की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी। यह आपको बताना है कि इनकी कहानियाँ जो हैं किस पत्रिका में छपती थी। तो इसका राइट आंसर है हिंदू पत्रिका में प्रसाद जी की कहानियाँ छपती थीं। अगला प्रश्न आप सबके सामने रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कौन है। तो रक्षाबंधन जो कहानी है इसके रचयिता हैं कौशिक। कौशिक रक्षाबंधन कहानी के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी नाम सुने ही होंगे। तो इनका बताना है कुल कितनी कहानियाँ हैं। तो इनकी जो कहानियाँ हैं इन्होंने जो कहानी लिखी है वो 4 कहानी लिखी हैं। अब इसमें से सबसे फेमस है उसने कहा था। तो उसने कहा था जो है कहानी के लेखक का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस कहानी के लेखक हैं कि उसने कहा था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? तो उसने कहा था सुखमय जीवन, बुट्टू का कांटा, ये सभी चंद्रधर शर्मा के कहानी है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1915 ईस्वी में। उसने कहा था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी गई कहानी है 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी मानी जाती थी? यानी प्रेमचंद के पूर्व हिंदी कहानी जो थी वो सबसे पहले किसकी मानी जाती थी, कौन सा माना जाता था? तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी बहुत अच्छी मानी जाती थी। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? तो उसने कहा था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ? तो प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी संग्रह जो है छाया वो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1912 ईस्वी में। हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। प्रेमचंद नवाब राय के नाम से जाने जाते हैं। प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था? बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न। सोजे वतन ये प्रेमचंद की कहानी है जो अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। प्रेमचंद की पहली कहानी का क्या नाम है? तो प्रेमचंद की जो पहली कहानी थी पंच परमेश्वर। प्रेमचंद की पहली कहानी का क्या नाम था? पंच परमेश्वर नाम था। पंच परमेश्वर का प्रकाशन वर्ष बताना है, पूछा गया है पंच परमेश्वर का प्रकाशन वर्ष। तो 1916 ईस्वी में पंच परमेश्वर का प्रकाशन वर्ष है। प्रेमचंद का अंतिम कहानी कौन माना जाता? तो कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है ये बताना है। तो आपको असत्य चुनना है। असत्य कौन सा? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान प्रगतिवादी समीक्षक थे, सही है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय मनोविश्लेषणवादी समीक्षक थे, सही है। बिहारी और देव तुलनात्मक समीक्षक ग्रंथ थे, सही है। तो ये तीनों सही है, तो यही गलत हो जाएगा, यानी हमारा जो गलत है वही चुनना है। यानी असत्य जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी, यही असत्य है और इसी को चयन करना था हमें। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। आलोचक का नाम और आलोचना का ग्रंथ दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान ये किसके क्या लिखे हैं, इनका जो नाटक है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ आ जाएगा शिवदान सिंह चौहान। साहित्यानुशीलन इनके द्वारा लिखा गया था। और जो प्रकाश गुप्त है ये हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा के लेखक हैं। और इला चंद्र जोशी आप सबके सामने आ जाएगा, साहित्य संतरण और अज्ञेय त्रिशंकु के द्वारा लिखा गया है। यानी त्रिशंकु जो है अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। यानी पहले का दूसरा, पहले का बी किस विकल्प में है? पहले का बी केवल एक ही विकल्प में मिल रहा है, विकल्प नंबर बी। तो हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, रस मीमांसा के रचनाकार कौन हैं? तो रस मीमांसा के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसा के रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आपके हिंदी साहित्य भूमिका के लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा छायावाद का प्रबल समर्थक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। इनमें से असत्य कौन सा है ये बताना है। तो नया साहित्य नए प्रश्न की रचना आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा किया गया है। असत्य का चयन करना है, तो इसमें से कौन सा असत्य हो ये बताना है। नया साहित्य नए प्रश्न की रचना आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की है, सही है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप नामक कृति के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, सही है। नई समीक्षा अज्ञेय की कृति है, ये भी सही है। जो काव्य में अभिव्यंजना है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, ना कि
लक्ष्मी नारायण सुधांशु की। तो यही गलत है, अर्थात हमारा यही विकल्प सही हो जाएगा, असत्य का ही चयन करना था। तो काव्य में अभिव्यंजनावाद यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, इनमें से रामविलास शर्मा की कौन सी कृति है, ये बताना है। तो रामविलास शर्मा की कृति भाषा और समाज भी है, मार्क्सवाद एवं प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन भी है, आस्था और सौंदर्य भी है। अर्थात संयुक्त उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, यानी तीनों विकल्प सही है। इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है, ये बताना है। तो इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह है। कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह है इतिहास और आलोचना के लेखक। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, देव और उनकी कविता के रचनाकार कौन है? देव और उनकी कविता के रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। देव और उनकी कविता के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। छायावाद नामक ग्रंथ इनमें से किसने लिखा है? छायावाद नामक ग्रंथ इनमें से किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखा गया ग्रंथ छायावाद है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं। अब असत्य का चयन करना है। आप सबके सामने 4 विकल्प दिया है, इसमें से कौन सा असत्य है उसी का चयन करना है। तो अभिव्यक्ति विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की रचना है, बिल्कुल सही है। साहित्य सर्जना डॉक्टर नागेंद्र की कृति है, बिल्कुल गलत है। ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। साहित्य सर्जना किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की ये रचना है। तो इसका राइट आंसर है, यानी हमें असत्य का चयन करना था और असत्य है बी। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र डॉक्टर निर्मला जैन की कृति है। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं के रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार बताना आपको। तो इसका राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है शुद्ध कविता की खोज। कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार किस रचनाकार की कृति है, ये बताना है। तो कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की रचना है। किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना है कामायनी एक पुनर्विचार। अगला है असंगत का चयन करना है, यानी कौन सा मिलान सही नहीं है यही बताना है। तो आलोचक और आलोचना बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया है, यानी हरिवंश राय बच्चन सिंह। फिर नए प्रतिमान पुराने निष्कर्ष लक्ष्मीकांत शर्मा द्वारा लिखा गया है। और ये जो है भाषा और संवेदना, ये राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है, ना कि इंद्रनाथ मदान के द्वारा। तो यही गलत है, अर्थात असत्य का ही चयन करना था। इसका राइट आंसर हो गया कहानी और नई कहानी डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। चेतना के बिंब के लेखक कौन हैं? तो चेतना के बिंब के लेखक डॉक्टर नागेंद्र सिंह हैं। डॉक्टर नागेंद्र चेतना के बिंब के लेखक हैं। लाल तारा के लेखक कौन है, ये बताना है। लाल तारा के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी लाल तारा के लेखक हैं। बादशाह दर्पण की रचना किसने की है? तो बादशाह दर्पण की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया है। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने है, इसमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो मारवाड़ी भी राजस्थान की बोली है, मेवाती भी है और मालवी भी है। ये बुंदेलखंडी जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बार्डर पे बोली जाती है, अर्थात बुंदेलखंड में बोली जाती है बुंदेली। वो हमरा के खेलई हैं ना देत रहे, यानी खेल ही ना देत रहे कहाँ की बोली है? तो ये भोजपुरी बोली है। इसका राइट आंसर है भोजपुरी।
हिंदी भाषा में कौन सी लिपि लिखा जाता है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। देवनागरी लिपि। ये गुरमुखी लिपि कहाँ लिखा जाता है? पंजाबी भाषा में। बंगाली लिपि बंगाल में। तमिल लिपि तमिल में लिखा जाता है। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है सरल हो जाती है। आप लोग जानते हैं कोई भी भाषा मानक प्राप्त कर ले तो वो सरल हो जाती है। अगला प्रश्न है, कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कार्यालयी जो भाषा है उसकी हिंदी जो होनी चाहिए अभिधात्मक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभिधात्मक होनी चाहिए। अगला है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? यानी देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये प्रश्न हम 2 बार करा चुके हैं। जयभट्ट के शिलालेख में। जयभट्ट के शिलालेख में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश हैं। संघ की राजभाषा लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो बिहारी जो हैं रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। एक होता है रीति मुक्ति, एक होता है रीति बद्ध और एक होता है रीति सिद्ध। तो बात करें रीति सिद्ध कवियों की तो आलम, बिहारी, सेनापति, परवेज, ये सब रीति सिद्ध हैं। और रीति बद्ध कवियों की बात करें तो इसमें आ जाते हैं केशव दास, चिंतामणि, कुलपति, बिहारी यानी भिखारी दास और भूषण। बात करें रीति मुक्त की तो घनानंद आ जाते हैं, बोधा आ जाते हैं, रचना आ जाते हैं, ये सब रीति मुक्त हैं। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने है, प्रेमचंद की किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार माने जाते हैं? तो प्रेमचंद जो माने जाते हैं आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी माने जाते हैं प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी स्वच्छंदवादी काव्य का प्रभाव हिंदी के किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? तो ये आपको बताना है कि अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है छायावाद। छायावाद पर ये दिखाई देता है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? ये बताना है कि कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है। तो विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई की रचना है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र ये भी हरिशंकर परसाई की रचना है। और प्रेमचंद के फटे जूते ये भी हरिशंकर परसाई की रचना है। लेकिन जीप पर सवार इलिया ये शरत चंद्र जोशी की रचना है। किसकी रचना है? शरत चंद्र जोशी की रचना है। वाक्यम रसातम काव्यम ये कहने वाले आचार्य कौन है? तो इसका राइट आंसर है विश्वनाथ। विश्वनाथ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है? तो इसका राइट आंसर है संज्ञा उपवाक्य है। ये क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है? तो इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, यानी शुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द जिजीविषा है। ये शुद्ध शब्द बताना है आप सबको। 2-3 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन सा है? तो राम, रामचरितमानस, गंगा, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है आमरण। आमरण अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। मोती का तद्भव, मोती का तत्सम होगा। मोती का तत्सम जो होगा वो मुक्ता होगा। मोती का तत्सम क्या होगा? मुक्ता होगा। अगला प्रश्न है, आम खाया जाता है कौन सा वाच्य है? तो ये खाया जाता है, क्या खाया जाता है? आम। तो ये क्रमवाच्य है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो हसनी, तपस्विनी और परोपकारिणी ये सब स्त्रीलिंग है। बाकी तेजस्वी,
ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने का सबसे कम योग्यता रखता है? तो कारक बनने का सबसे कम योग्यता दशरथ है, यानी ये दशरथ जो है सबसे कम योग्यता रखना है कारक बनने का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? ये तत्सम शब्द का चयन करना है, तो अमूल्य तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तत्सम शब्दों का चयन करना है, तो अग्र तत्सम है। अग्र तत्सम है। पर्यायवाची अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है, तो अज्ञायवानी अज्ञ, मूर्ख और अनभिज्ञ ये सब इसके पर्यायवाची हैं, जबकि भिज्ञ पर्यायवाची नहीं है। भिज्ञ मतलब जानकार होता है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, इस वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचय है, यानी किसका परिचय दे रहा है सुहावना? तो सुहावना शब्द जो है विशेषण का परिचय दे रहा है। किसका परिचय दे रहा है? विशेषण का। अभी अभी राधा सो गई, क्या है? अभी अभी जो राधा सो गई, तो अभी अभी तुरंत घटना हो जाती है, तो उसको आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो ये आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आता है। मंगल भवन अमंगलचारी दसहु सो दशरथ अजर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद में प्रयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर है चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। चौपाई में 4 चरण होते हैं, जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। आप लोग जानते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, मन का जारी दे, तन का मन का फेर। तो आप लोग जानते हैं यहाँ मन का 2 बार प्रयोग किया गया है, और मन का एक माले का मन का मटका होता है वो है दाना जो होता है, और एक मन जो हृदय है वो होता है। तो इसका यमक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, निर्विवाद में कौन सा समास है? निर्विवाद में कौन सा समास बनाना है? तो ये अव्ययी भाव समास है। धातुष्मा में कौन सी संधि है? तो धातु धन उष्मा धातुष्मा हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि का उदाहरण है? तो राम धन आयन बराबर रामायण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामायण में स्वर संधि है। तो अगले प्रश्न की बात करें, 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन दिए गए विकल्पों में करिए। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। कौन सा विकल्प सही है, कौन सा अलंकार है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है यमक अलंकार। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? एक बूंद सहसा उछली ये किस विधा की रचना है? तो ये तो है यात्रा वृत्तांत, और ये यात्रा वृत्तांत किसका है? तो ये अज्ञेय जी का रचना है, ये यात्रा वृत्तांत है अज्ञेय जी का। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन से हैं? तो अष्टछाप के कवि जानते हैं, 4 विट्ठल दास के शिष्य थे और 4 वल्लभाचार्य दास के शिष्य थे, जिसमें कुंभन दास को पहले प्रथम बार कीर्तन करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर है कुंभन दास। जायसीकृत पद्मावत है, तो जायसी में जायसीकृत जो पद्मावत है, पद्मावती के रूप का वर्णन किया गया है, इसलिए ये रूपक काव्य है। बसो मेरे नयनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? तो ये राइट आंसर है मीराबाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मीराबाई की पंक्तियाँ ये बार बार पूछी गई हैं। दुर्व्यवहार में कौन सा प्रयुक्त हुआ है उपसर्ग, ये बताना है। तो दु, वी, औ सभी पंक्तियाँ प्रयोग की गई है, तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, संचारी भावों की कुल संख्या बताना है। संचारी भावों की कुल संख्या है 33। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। सलमा घर जाती है वाक्य है, सलमा घर जाती है सरल वाक्य है। वह काम नहीं करता है वाक्य में अव्यय क्या है? तो नहीं अव्यय है। वह काम नहीं करता है, नहीं क्या है? अव्यय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव का चयन करना है। तद्भव इसमें से अगम है, अगम का तत्सम क्या होता है? अगम्य होता है। इनमें से आपको सुनना है कृदंत। कृदंत कौन सा है? तो मिठाई, दवाई, ताई और लड़ाई में लड़ाई जो है ये कृदंत है। वह खा रहा था मैं खा रहा था में कौन सा काल है? तो ये खा रहा था में बताना है कौन सा काल है? तो ये पूर्ण भूतकाल है। ये खा रहा था यानी अभी खा रहा था, वह खा रहा था, तो ये अपूर्ण भूतकाल है।
ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल है। ये जब ये खा के समाप्त हो जाएगा तो वो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, और अभी ये जारी है इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल माना जाएगा। इसमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? तो कनक का समानार्थी सोना, धतूरा और गेहूँ होता है। तो मक्का कनक का ये नहीं है समानार्थी। निम्नलिखित में से सारंग का अर्थ नहीं है। तो सारंग का जो अर्थ नहीं है वो शहद नहीं है। बाकी पपीहा, कामदेव और राजहंस ये सारंग के समानार्थी माने जाते हैं। ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव का क्या अर्थ है? तो ओछे की जो प्रीति बालू की भीत है, ये जान लीजिए कहावत है एक प्रकार से। तो बालू की दीवार की बात ओछे लोगों के प्रेम अस्थायी होते हैं। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भी अलंकार यमक ही होगा। बर छीने, बरछी, दो बार बरछी प्रयोग हुआ है और दोनों का अर्थ अलग अलग ही है। अनुकरण में बताना है उपसर्ग क्या है? अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है बताना है। तो अनुकरण में ये कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो चा वर्ग आपका आती हैं तालव्य में। ईचु यसा नाम तालव्य आपका इस तरह से सही हो जाएगा। और ई बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, इया किस में आता है, किसके अंतर्गत आता है? तो तालव्य के अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ को देख करके आपको उत्तर का चयन करना है। तो पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लेना है और उसके बाद उत्तर का चयन करना है। आप लोग वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा और उत्तर आप लोग के सामने यहाँ विकल्प आ जाता है। यहाँ देखें तो आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए साकुल है क्योंकि वह, अब पैराग्राफ के हिसाब से आपको पढ़ के लगाना है, तो वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? तो हमारी जो विज्ञानाधिकृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है वो जीवन की अपरिसीम भौतिक विकास है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मानव जीवन को भस्मासुर बनाने में कैसे रोक सकते हैं हम? तो मानव जीवन को भस्मासुर बनाने में कैसे रोक सकते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करके। तो इसका राइट आंसर है नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके रोका जा सकता है। आधुनिक मानव विकास को संवीर्ण विकास नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित होते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा विकल्प नंबर सी। तो अगला प्रश्न है, अब विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्या हो जाए? आप लोग को देख सकते हैं विकल्प नंबर कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर है, आप लोग पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप लोग जान पाएंगे, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे बस में पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आप किससे जाते हैं? बस से जाते हैं। तो से और द्वारा किस में होता है आप लोग जान सकते हैं, करण कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तो आलस्य आपका तत्सम है। आलस्य क्या है? तत्सम है। लास्ट और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द का पहचान करना है जो है पाद। पाद क्या है? तत्सम शब्द है। बाकी और सब तद्भव शब्द हैं। तो ये थे हमारे द्वारा 150 प्रश्न कराए गए जूनियर शिक्षक भर्ती के मॉडल पेपर। तो ये मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि अब अभी तक हमारे पिछले मॉडल पेपर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग उस मॉडल पेपर को ज़रूर देख लें। आशा करते हैं आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल काफ़ी होगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।